अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दौरा के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शिराजी साहब। जब से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हुई तो उसके बाद से ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज का बयानिया, मरकजी बयानिया किसका है। अब लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने कोशिशें तो की हैं कि ना सिर्फ बाकी हिज़्ब इख्तिलाफ की जो सियासी जमातें हैं उनकी तरफ हाथ बढ़ाया जाए, लेकिन जो नाराज़ सियासी जमातें हैं, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, अवामी नेशनल पार्टी से हो, उनको भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के फोल्ड में वापस लाया जाए। शहबाज शरीफ साहब ना सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुलाकात कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि कोई ऐसी बजट जो कि अवाम के ख़िलाफ़ हो उसको हम मंजूर नहीं होने देंगे। लेकिन दूसरी जानिब ये सवाल उठ क्यों रहा है, वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो बाकी लीडरान हैं जिनको दूसरे बयानिए के साथ एसोसिएट किया जाता है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक मरकज़ी सियासी, एक नज़रियाती सियासी जमात बनने की तजवीज़ हो। शाहिद खकान अब्बासी साहब और मरीम नवाज साहिबा ने गुज़श्ता दिनों ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के बयानी को कॉन्ट्रडिक्ट किया है, ये भी कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को माजी का सोचना होगा PDM में फिर से शामिल होने की कोशिश करने से पहले, और मरीम नवाज साहिबा का जो सेलेक्टर्स पे और इस्टेब्लिशमेंट पे तवज्जो है वो भी बरकरार है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का क्या मुस्तकबिल है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कि तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एडिटर सलीम बुखारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, जो हुकूमत वक्त के नुमाइंदे इस बात को शायद बहुत ज़्यादा प्ले अप कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज में दरारें हैं, मुस्लिम लीग नवाज का जो मुस्तकबिल है वो कन्फ्यूज़ है, क्योंकि फ़िलहाल वो ये फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि जो सियासी जमात का नज़रिया है या जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ है उस पर वो शायद ज़्यादा मुत्तहद नहीं नज़र आ रहे। उस पर आप क्या राय रखते हैं सर? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। शराई साहब को भी मेरा सलाम दीजिएगा। गुजारिश है कि मुस्लिम लीग नून के घराने में, घर में, पार्टी में कोई शीन निकाल रहा है, कोई मीम निकाल रहा है, ये आज की बात नहीं है। 40 साल से हम सुन रहे हैं कि वो भाई भाई से नहीं मिलता है, भतीजा भतीजी से नहीं मिलता है, ये सारी बातें हम सुन रहे हैं। लेकिन दो बातें बिल्कुल तय हैं और इसके बारे में न पहले कभी इबाहम था और न आइंदा होना चाहिए कि ये पार्टी जो है इसका वोट बैंक भी नवाज शरीफ का है। इस पार्टी की असल क़यादत कह लें, चाहे रहबर कह लें, जो नाम मर्जी नाम दे लें, वो भी उन्हीं के पास है। और नीचे जो भी है, चाहे वो शाहिद खकान अब्बासी हैं, चाहे वो मरीम नवाज हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ हैं, चाहे वो हमजा शहबाज हैं, बात वही आगे बढ़ेगी और आगे चलेगी जो नवाज शरीफ साहब चाहेंगे। ये जो तब्दीली हालात के तहत जो थोड़ी बहुत यानी हमें नजर आ रही है शहबाज शरीफ साहब के बयानात की रोशनी में जी, इसी की वो शायद आशीर्वाद लेने के लिए लंदन जाना चाहते थे, जो उन्हें नहीं जाने दिया गया है, इसलिए कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो टेलीफोन पर या इंटरनेट पर नहीं हो सकती हैं। मेरे ख्याल से दो बातें मैं आपको ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पे बता देता हूँ। एक तो ये कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने आज तक कभी ये दावा अपनी ज़बान से नहीं किया है कि उनका और नवाज शरीफ का बयानिया कोई मुख्तलिफ बयानिया है। ठीक, ना ही उन्होंने आज तक उनकी किसी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अपनी राय जनी का इजहार किया है। मीम शीन नून पता नहीं निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, लेकिन दो बातें तय हैं कि शहबाज शरीफ साहब वही करेंगे जिसकी इजाजत उन्हें उनका बड़ा भाई देगा। और ये जो हमें नजर आता है ना थोड़ा बहुत कि जी मियाँ साहब का बड़ा टफ स्टैंड है और इधर जरा थोड़ी सी सॉफ्टनेस है या एस्टेब्लिशमेंट से स्पीकिंग टर्म्स पर है, ये बड़ी पार्टियों में होता है, ये कोई बिल्कुल नई बात नहीं है। ये गुड कॉप बैड कॉप तो शायद सही इस्तिलाहात नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि ये जो टॉप लीडरशिप होती है उसका एक बयानिया होता है और उसके नीचे डाउन द लाइन, चाहे वो एग्जीक्यूटिव पार्टी के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हों, चाहे सीनियर लीडर्स हों लाइक शहबाज शरीफ, एक सॉफ्ट लहजा जो है वो इख्तियार किया जाता है। आप मुझे बताइए रिकॉल करके कि जनाब फलां इंस्ट्रक्शंस नवाज शरीफ ने दी थी जिसको वायलेट किया डाउन द लाइन किसी ने भी, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ। एक बात जी। दूसरी बात यह है कि जो मुल्क के मारूजी हालात हैं आजकल, जरा थोड़ा सा उसको रिकॉल करके अगर हम देखें
तो कुछ भी ठीक नहीं है, ना सियासत ठीक है, ना गवर्नेंस ठीक है, ना हुकूमत ठीक है, सब ना मईशत ठीक है। तो ऐसे हालात में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नॉर्मल दिखाई नहीं देती या यूजुअल नहीं लगती हैं। मेरे ख्याल से एक रास्ता निकाला जा रहा है और इसीलिए पीडीएम को रीएक्टिवेट करने की जो कोशिशें शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं वो बिल्कुल नतीजा खेज साबित होंगी। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपको कह रहा हूं, अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी और एएनपी इसमें वापस आएंगी, उनको आना पड़ेगा। इसलिए कि जिस किस्म के हालात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत के हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ हैं, उसका तकाजा है ये कि तमाम पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो। यही वजह थी कि पीडीएम बनी थी। एक तरफ तो पीडीएम को बनाने का दावा करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर 26 निकात पे इत्तफाक करने के बाद अचानक शहबाज आसिफ जरदारी साहब का ये मुतालबा कि नवाज शरीफ साहब वापस आए और मेन स्ट्रीम में शामिल हों, ये उस वक्त कहाँ था जब ये पीडीएम बन रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो मुल्क के मारूजी हालात हैं, इसमें जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है, किसी भी मंजिल की तरफ जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। बुखारी साहब, आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग नुक्ता उठा दिया है कि गोया के पीडीएम को दोबारा से मुतहर्रिक करने की कोशिश हो रही है, जो कुछ ठीक नहीं हो रहा उसको शायद एक ठीक करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सर सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब पीडीएम का फोरम अगर दोबारा एक्टिवेट हो भी जाता है तो फिर हम क्या तसव्वुर करें कि वो पीडीएम का फोरम लंदन में बैठे मियां नवाज शरीफ साहब के बयानी के साथ आगे बढ़ेगा, जिसमें कहा जा रहा है कि इस मुल्क के अंदर एक नया इमरानी मुआहदा होना चाहिए, इस मुल्क के अंदर पार्लिमान को सुप्रीमेसी हासिल होनी चाहिए, जो फैसले हैं वो मुंतखब नुमाइंदे करें, किसी इदारे का जो है वो किरदार नहीं होना चाहिए? या आपको लगता है कि जो मौजूदा इमरानी मुआहदा है इसी के तहत एक नई अरेंजमेंट्स होंगी और इसी के साथ चलना पड़ेगा? सारा मामला तो इसी पे आके रुका हुआ है कि आगे का फ्यूचर का लाइन ऑफ एक्शन क्या है सर, वो आपको क्या नजर आ रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो इमरानी मुआहदा इस वक्त नाफिजुल अमल है, इस पर तो बात आगे बिल्कुल नहीं बढ़नी है। मुझे तो इसके बारे में कोई इबाम नहीं है। दो बड़ी पार्टियां हैं पीडीएम की, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और दूसरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। दोनों ही पार्टियों के दिल में इस लीडरशिप के जो इस वक्त हुकूमत कर रही है या इस पार्टी के लिए, इनके दिलों में कोई नरम गोशा या मोहब्बत नहीं है, इसलिए कि दोनों भुगते हुए हैं इसको। इसलिए यही एक कॉमन पॉइंट बनेगा जिसके ऊपर ये दोनों फिर से इकट्ठे बैठेंगे। इकट्ठे बैठे बगैर गुजारा नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट जो जिसको नाम लेके हम बाज़-औक़ात बहुत बहुत बुरी बुरी सुना देते हैं, वो भी मुंतज़िर है कि ये दोनों पार्टियां फिर से इस प्लेटफॉर्म पर आती हैं नहीं आती हैं, उसके बाद कुछ भी डेवलपमेंट होगी। देखिए, दो चीजें ये ध्यान में रखिए, ये हुकूमत ना पंजाब असेंबली में कोई लेजिस्लेशन कर सकती है, ना सेंटर में कोई लेजिस्लेशन कर सकती है। ऐसी हुकूमतों को कहते हैं ये क्रिपल्ड गवर्नमेंट है। अगर लेजिस्लेशन ही नहीं होती, आजकल आप देख लीजिए बजट के हवाले से क्या अजाब दो चार है। अगर जहांगीर तरीन को तो छोड़ दीजिए, वो अगर सारे वोट दे भी दें तो जो एक छीना ग्रुप बन गया है पंजाब के अंदर, अगर इसके एमएनएस ने वोट ना दिया तो आप मुझे बताइए, या अब्सटेन कर लिया तो कहां जाएंगे सब? तो ये इस वक्त जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है ये तो काम करने नहीं जा रहा है, बिल्कुल इसे तो चेंज होना है। वो क्या, वो मेरे ख्याल से बड़ी जमातों के रवैये पर है उसका दारोमदार। ज़रा सुन लेते हैं शहबाज शरीफ साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कुछ कहा। ये ज़रा एक निजी चैनल के साथ उनका इंटरव्यू था, सुन लेते हैं। देखिए, इंसानों को इंसानों से वास्ता पड़ता है। घर के अंदर भी जो बर्तन जो है वो आपस में टकरा जाते हैं। क्या हम माजी के कैदी रहें? देखिए, हम ये चाहते हैं कि द कॉन्फ्रंटेशन इज नॉट आवर पाथ, इट हैज टू बी कंसल्टेशन। उसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। क्या नवाज शरीफ साहब को फाइल कर सकते हैं आप? आई गारंटी ही इज अ स्टेट्समैन। आई गारंटी यू ही विल बी मोर देन विलिंग टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स। अगर हम एक रिकंसिलिएशन, एक नेशनल एक तय कर लें, एक न्यू सोशल ऑर्डर, उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तमाम इदारे अपने दायरे में रह के काम करें, आइन और कानून की हुक्मरानी हो, अदलिया आज़ाद हो और मुकन्ना को पूरा काम करने का मौका मिले और कंसल्टेटिव प्रोसेस, आज भी ये पॉसिबल, इट्स नेवर टू लेट। उसके लिए नवाज शरीफ साहब विल बी मोर देन रेडी, आई गारंटी यू। इस मामले में कोई दो राय नहीं है कि नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं।
और मुझे पूरा यकीन है कि वो भी आगे बढ़कर वो उस नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए पूरी अपनी वो एनर्जी और वो कमिटमेंट दिखाएंगे, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं। इन द फर्स्ट प्लेस नवाज शरीफ इज अ स्टेट्समैन ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। नंबर 2, मुझे उनके पांव भी पकड़ने पड़े फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, मैं ये करूंगा बिकॉज इट इज माई नेशनल ड्यूटी। और क्योंकि इसी के साथ मौजूद जुड़ा हुआ है, ये भी सुन लेते हैं शहबाज शरीफ साहब का क्या कहना था मरीम नवाज साहिबा के बारे में, हमजा शहबाज शरीफ साहब के बारे में जाते जाते। लेट्स वॉच। उनका राइट है, शी इज़ नाउ अ पॉलिटिशियन, टाइम इज़ ऑन हर साइड, और अवाम जो हैं वो अपना फैसला करेंगे। उनको पूरी तरह मरीम को, और आई एम टेलिंग यू, चाहे वो हमजा है वो जो 21 महीने जेल काट के आया है, चाहे को और हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उनको पूरा हक है कि वो अपनी अवामी खदमत के लिए जो उनके बेहतरीन जो उनको लोग हैं वो मैदान में उतारें और फिर अपना अवाम फैसला करेंगे। तो मरीम को पूरा राइट है कि वो अपनी जो पॉलिटिक्स करे, और टाइम इज़ ऑन हर साइड, टाइम इज़ ऑन हमजा साइड। उनको ग्रूमिंग की ज़रूरत है, उनके वालिद बैठे हैं, वो स्टेट्समैन, वो ग्रूम करेंगे। अच्छा सलीम बुखारी साहब, आपने बहुत एक दुरुस्त बात की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो सारा वोट है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का ही है और इससे इनहराफ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन सर, अब क्या ये वोट आपको मुंतकिल होते हुए नहीं नजर आ रहा मरीम नवाज शरीफ साहिबा के जानिब, और उस वजह से सक्सेशन प्लान आपको अब किस तरह नजर आता है? बेशक मुस्लिम लीग नवाज में सीनियर लीडरान कई हैं, लेकिन जहाँ तक कोई जानशी हो या कोई सक्सेसर हो, तो क्या आपको ऐसे लग रहा है कि सियासी जमात का रुख अब उसके नायब सदर की तरफ हो चुका है? आपने बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया मुझसे, लेकिन मैं दो बातें पहले अर्ज कर दूं। शहबाज शरीफ साहब के जो बयान आपने मुझे सुनवाए, जी जी, पहले बयान में मेरे बयान की तस्दीक मौजूद है कि वो कोई शख्स किसी के बारे में गारंटी से ये उस वक्त तक नहीं कह सकता जब तक उस शख्स को उस मुतल्लिका आदमी की कॉन्सेंट हासिल ना हो। शहबाज शरीफ के पास ये इख्तियार बिल्कुल नहीं है कि वो नवाज शरीफ के बारे में इतनी गारंटीज देने के लिए तैयार हो जाए कि उनकी उनसे बात भी ना हुई हो। एक बात। दूसरी बात यह है कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए रिकंसाइल करने की जरूरत भी है, और इसके अलावा किसी सियासी पार्टी के पास कोई और रास्ता नहीं होता। पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेज, यू नो दैट। ठीक है, तो इसमें ये तो करना पड़ेगा। अब उसके लिए वो अपना अगर लॉस ऑफ फेस नहीं चाहते हैं तो उन्होंने अपने भाई को आगे कर दिया हुआ है, who happens to be the president of the party। एक बात। अब आ जाइए जरा मरियम नवाज शरीफ की तरफ, जो उनका इशारा है। देखिए, कहीं भी वो ये नहीं कह रहे हैं कि हु इज शी। वो जहां उनको कह रहे हैं कि उनको राइट है, अपने बेटे का भी जिक्र कर रहे हैं कि उसको भी राइट है, मगर वो साथ साथ ये कह रहे हैं कि इनको इनके वालिदैन ग्रूम करेंगे। इस वक्त तक पार्टी की प्रेसिडेंटशिप जो है वो शहबाज शरीफ के पास होना इस बात की दलील है कि मरियम को उनके नीचे काम करना होगा। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं यहां, जो मैं पहले भी एक चैनल पे दे चुका हूं जी। जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की लास्ट मीटिंग थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, उसमें मरियम साहबा ने कुछ ऐसा कहा जो रूड कह लीजिए, हार्श कह लीजिए, was towards Hamza शहबाज। तो नवाज शरीफ was on वर्चुअल इंटरनेट की लाइन के ऊपर थे, वो व्हाट्सएप के थ्रू या शायद जूम के थ्रू। तो he snubbed Maryam and said कि आप हमजा से सियासत सीखे, कोट अन कोट बता रहा हूं आपको। तो वो जो हम मीम नून शीन निकालते रहते हैं ना मुस्लिम लीग में, जब तक नवाज शरीफ जिंदा है मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक। और बुखारी साहब, आपको क्या इनफैक्ट लगता है, अगर आप जिस तरह फरमा भी रहे हैं कि पॉलिटिक्स इज अ नेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेज, तो अगर आप ये भी फरमा रहे हैं साथ में कि शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है तो यकीनी तौर पे मियाँ साहब से उनकी गुफ्तगू हुई होगी, तो क्या हम तसव्वुर कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर अगरचे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़ी मजबूत अंदाज में मौजूद है, तो फ्यूचर सिनेरियो अगर बनता भी है कि नून लीग इक़्तिदार में दोबारा आती है, तो आपको मियाँ नवाज शरीफ बदले हुए नजर आएंगे और स्टैब्लिशमेंट भी उनके साथ कंफर्टेबल फील करेगी कि लगता है कि क़यादत कोई और करेगा और जमात चाहिए होगी आगे इक़्तिदार में, आपको नजर आ रही है? देखिए, पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के साथ बनाए बगैर तो कुछ हो नहीं सकता, ना हुआ है कभी। तो ये तो बिल्कुल तय बात है कि अगर नवाज शरीफ साहब कोई तस्वुर कर रहे हैं
कि उनकी पार्टी को हुकूमत मिले या वो कभी बरसरे इक़्तिदार आने की ख्वाहिश रखते हों, तो ये उन्हें पता है कि इस रास्ते के बगैर कोई रास्ता नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के लिए। अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो ही हैज़ नो फ्यूचर इन पॉलिटिक्स। वो करते रहे हज़ब मुखालिफ के तौर पर या अपोजिशन पार्टी के तौर पर जब तक उनका दिल चाहता है, लेकिन इक़्तिदार में आने के लिए वो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनसे रिकंसाइल किए बगैर नवाज शरीफ के पास भी कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुख्तसरन सलीम बुखारी साहब, जो पंजाब हुकूमत का फैक्टर है, आपने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही कहना था कि हम एक जमहूरी सियासी जमात हैं और बेशक आप हुकूमत को ना घर भेजें, लेकिन पंजाब के हद तक हम एक नो कॉन्फिडेंस मोशन को ना सिर्फ सपोर्ट करेंगे, उस्मान बुज़दार साहब को घर भेजने में भी कामयाब हो सकते हैं अगर मुस्लिम लीग नवाज़ हमारे साथ चले। लेकिन यहाँ सिर्फ टू स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, एक के ज़्यादा अग्रेसिव होना चाहिए और दूसरा कि ये मुस्लिम लीग नवाज़ के मुफाद में है कि 2023 में उस्मान बुज़दार साहब अपने ओहदे पर फायज रहें और पंजाब में वो एक मुतबादिल वाज़े हों। तो क्या आपको लग रहा है कि बुज़दार साहब का वज़ीर आला रहना फ़िलहाल तो ऐसा ही चलता रहेगा और वो मुस्तहकम है? किस तरह देखते हैं? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने 7 सीटों के साथ वहां पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की बात करती है, तो मुझे अजीब सा लगता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मरीम नवाज का ये कैटेगोरिक स्टेटमेंट था कि हम चाहते हैं कि पंजाब हुकूमत भी और सेंटर की हुकूमत भी 5 साल अपने पूरे करे। ये पब्लिक स्टेटमेंट है, कोई राज नहीं है। जी जी। तो ये इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि इस वक्त वो नहीं चाहती है पार्टी के इमरान खान साहब को या बुज़दार साहब को शहीद जमहूरियत बनाया जाए, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि गवर्नेंस इनसे होने की नहीं है, लोगों के मसाइल इनसे हल होने के नहीं है, तो इनका अगले इलेक्शन के लिए तो कोई चांस नहीं है, इसलिए कि ये उस वक्त तक मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके होंगे। ये एक माइंड सेट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस यानी पार्टी में ये एक सोच का नाम है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आप वो ग्राउंड रियलिटीज को देखें, बिल्कुल ठीक है, आपके जो फिगर्स पेश किए जा रहे हैं आज को, जो 1.9 से अचानक 3.9 हो जाता है, या जो वो ट्रेड डेफिसिट है वो नैरो डाउन हो जाता है। हालांकि अगर आप इंपोर्ट्स करनी बंद कर दें वो तो ऑटोमेटिकली भी हो जाता है। ये मैं इस वक्त ये चूंकि मौजू नहीं है लिहाजा इस पर मैं बहस नहीं करना चाहता, लेकिन 2 बातें बिल्कुल तय हैं। हुकूमत आम आदमी का मसला हल करने में नाकाम रही है, चाहे आप उसको गवर्नेंस का नाम दे लीजिए, चाहे आप उसको माइक्रो लेवल के ऊपर या मैक्रो लेवल के ऊपर मैनेजमेंट का नाम दे लीजिए, जो मर्जी आप इसको कह लें। गरीब आदमी की चीखें निकल रही हैं, लोअर मिडिल क्लास एलिमिनेट हो चुकी हुई है, बल्कि मिडिल क्लास जो है वो एलिमिनेट हो गई है, या रिच है या गरीब है। तो ये सारा क्रेडिट और डिस्क्रेडिट तो हुकूमत का है, पंजाब हुकूमत और को। अगर ये इसी तरह जारी रहती है कि अगर आप टेलीविजन प्रोग्राम्स में आके सिर्फ नारे मारते रहे और कहें कि हमने कमालें कर दी हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन आम आदमी से अगर आप पूछेंगे तो वो लोग जिन्होंने वोट दिया हुआ था, उनके जज्बात मुतअद्दिद चैनल्स के ऊपर हम मुतअद्दिद बार देख चुके हैं। बिल्कुल ठीक, इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। सलीम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना वक्त हमें देने का। अगले हिस्से में बात करेंगे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के केस के सिलसिले के मुतालिक, जो एक बार फिर हुकूमत वक्त ने एक रिव्यू फाइल किया और उस पर ऑफिस ऑब्जेक्शन ही लग के वो उनको वापस हो गया। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के केस के सिलसिले की। अब क्योंकि गुज़श्ता हफ्तों एक काफ़ी तारीखी नुक्ता देखने को मिला। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जो रिव्यू था वो ना सिर्फ पूरी तौर पर मंजूर हुआ, लेकिन इससे पहले जो अदालत उज़्मा का 2019 का फैसला था, जिसमें ये वाज़े था कि FBR ना सिर्फ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और उनकी फैमिली की पर कार्रवाई करेगी, साथ में जो भी रिपोर्ट है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजेगी, वो तमाम प्रोसीडिंग्स को भी स्ट्राइक डाउन कर दिया था और उसको गैर कानूनी करार दे दिया गया था। उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने भी ये फैसला किया था कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ कोई मजीद प्रोसीडिंग्स इस सिलसिले में नहीं होंगी। अब इस नाकामी की रोशनी में हुकूमत वक्त ने एक और रिव्यू फाइल किया और उसको क्यूरेटिव रिव्यू का करार दिया, लेकिन अदालत उज़्मा के रजिस्ट्रार्स ऑफिस में ही उस पर ना सिर्फ ऑब्जेक्शंस लग गए
उस रिव्यू को, या जो एक तरह से एक नाकाम दूसरा रिव्यू था, उसको वापस कर दिया गया। हमारे साथ हैं सब पर बात करने के लिए वकील, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, माहिर कानून और माहिर आइन सलमान अकरम राजा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू सर। आपका ही इस पर फीडबैक पढ़ रहे थे जो डॉन ने आपसे पूछा। सबसे पहले सर, जो क्यूरेटिव रिव्यू का एक कॉन्सेप्ट है, कभी पहले सुना नहीं, क्या सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को सामने रखते हुए और हमारी जूरिस्प्रूडेंस को सामने रखते हुए एक रिव्यू का रिव्यू हो सकता है? किस तरह देखते हैं सर? देखिए, एक इस्तिलाह है जो गालिबन भारत से एक तरह से मुस्तार ली गई है। इस्तिलाह तो कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ वाज़ेह कानून ये है कि किसी फरीक को यह हक हासिल नहीं है कि वो एक रिव्यू का फैसला हो जाने के बाद दोबारा एक दूसरा रिव्यू दायर करे। तो रिव्यू पे रिव्यू दायर करने का कोई तसव्वुर नहीं है, बल्कि कानून में इसकी मुमानियत है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में। लेकिन ये जरूर है कि हमारे यहाँ कम अज कम एक नजीर मौजूद है या दो हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अज खुद सुप्रीम कोर्ट अपने किसी भी फैसले का नोटिस ले सकती है, और आइन के आर्टिकल 187 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार देता है मुकम्मल इंसाफ करने का, और आर्टिकल 184(3) जहां बुनियादी हुकूक के हवाले से सुओ मोटो एक्शन लिया जा सकता है, दोनों को मिलाकर अगर पढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट अज खुद किसी अपने फैसले के हवाले से नोटिस ले सकती है, और अगर रिव्यू में भी उसको लगे कोई गलती हुई है तो उसको वो सही करने के लिए दोबारा जायजा ले सकते। लेकिन ये मामला सुओ मोटो है, इसके लिए किसी फरीक की तरफ से दरखास्त दायर नहीं हो सकती। ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी सवाबदीद है। अब सुप्रीम कोर्ट की जो 184(3) के हवाले से या इनके आर्टिकल 184(3) के हवाले से सवाबदीद है, उसका इस्तेमाल हमारे यहाँ सिर्फ चीफ जस्टिस साहब करते हैं। कई बार ये बात हुई है कि कोई रूल्स बनाए जाएं जहां एक कोई शायद कमेटी बन जाए सीनियर जज साहिबान की, जो फैसला करे कि किस मामले को देखना है आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत, किस मामले को नहीं देखना। लेकिन इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जवाबदीद है। अब वो अगर चाहें आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत उसको 187 के साथ मिला के अगर पढ़ें तो ये उनकी जवाबदीद होगी। फरीक को ये तलब नहीं कर सकता कि आप अपने फैसले को दोबारा रिव्यू करें। बिल्कुल ठीक। सलमान साहब, एक तो ये जो बताइए कि हुकूमत जो एक या उनके जो वजीर कानून है वो एक तासुर दे रहे हैं कि शायद इससे जो ये एक अब फैसला आया है इससे मिस कैरेज ऑफ जस्टिस का एक तासुर जो है वो सामने आ रहा है, और इस एरिया को एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, और इसमें अगर ये प्रेसिडेंट सेट होगी तो आगे भी सिर्फ ऐसे चलेगा। और साथ में जो काजी फजील साहब की जो पिटीशन थी उसके ऊपर जो फैसला आया, गोया के जो बेंच फैसला दे रहा है और बाद में अपने ही फैसले को वो बदल रहा है, और उसमें ये भी कतगन साथ में लगा रहा है कि इस फैसले को अब ना तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और किसी और फोरम पे भी कंटेस्ट नहीं किया जा सकता। तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? गोया कि आपको लगता है कि ये ठीक है जो हुकूमती तासुर है, और साथ में जो इससे पहले फैसला आया काजी फजील साहब की पिटीशन का, वो भी आपको लगता है कि ठीक है, दुरुस्त है, उसमें कोई ऐसी आपको हिच नज़र नहीं आ रही? ये देखिए, जो फैसला आया रिव्यू में वो सिर्फ ये है कि जो पिछले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक लाया अमल तय कर दिया था, हुकूमत की रेफरेंस को कलअदम करार देने के बाद, मैनाफाइडे करार देने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से दोबारा से एफपीआर को मुतहरिक किया था अपने हुक्म के तहत कि एक रिपोर्ट बनाई जाए और उस रिपोर्ट को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखा जाए। एक तरह से जो मुकदमा रिव्यू में काजी फायजीसा साहब अदालत में लेकर गए थे वो ये था कि आपने हुकूमती रेफरेंस को तो कलअदम करार दे दिया, लेकिन खुद एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक रेफरेंस आपने बनाया और आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उसका ताबे कर दिया कि जरूर अब इस रेफरेंस को इस हवाले से देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत जो एफटीआर की रिपोर्ट बनेगी उसका जायजा लिया जाए। तो ये तमाम अहकामात जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जारी किए गए ये आइन से मावरा थे, और इस बात को 6 जज साहिबान ने कबूल किया जब रिव्यू उनका तस्लीम किया। इसका ये मतलब नहीं है कि जो आम कानून है जिसके तहत मिसेस फायजीसा को नोटिस दिया जा सकता है, उस नोटिस पर जवाब तलबी हो सकती है, उस पर कोई फैसला किया जा सकता है, वो तमाम कानून का जो लाया अमल है, जो तरीका एक आम शहरी के लिए है, वो मौजूद है। तो यहाँ सिर्फ ये कहा गया कि ये जो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी किस्म की एक डायरेक्शन दी गई है एफपीआर को एक एड हॉक इंक्वायरी करने की, यानी कि कानून के दायरे से बाहर रहकर एक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत एक इंक्वायरी करने का जो
जो हुक्म था उसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस किया अपने रिव्यू के फैसले में। ये कहना कि बिल्कुल जो है एहतसाब खत्म हो गया, कानून की अमलदारी खत्म हो गई जस्टिस फाइज ईसा के हवाले से, ये बिल्कुल गलत बात है। आम कानून का इतलाक अब भी हो सकता है और होना चाहिए। अच्छा सलमान साहब, यही जो आपने बहुत दिलचस्प नुक्ता उठाया, आपने देखा होगा कि इस फैसले के बाद काफ़ी ज़्यादा पोलराइजेशन भी वाज़ेह हुई। एक जानब ये कहा गया कि जो रिव्यू में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जीत थी वो आइन के लिए आइन की बालादस्त थी और कानून की एक जीत थी। दूसरी जानब आपने देखा, यही जो आपने नुक्ता उठाया कि क्या जो अदलिया है, जो आज़ाद अदलिया है, वो अपना एहतसाब नहीं होने देगी और उनको क्या अज़ खुद ये एहतसाब नहीं होना देने चाहिए। तो इसको सामने रखते हुए सर, क्या आपको लगता है कि पोलराइजेशन में इजाफा हो गया है या द पोजीशन इज क्लियर, दिस इज अ विक्ट्री फॉर द रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? देखिए, मेरी नजर में जो रिव्यू का फैसला है वो दुरुस्त फैसला है। उसमें बिल्कुल एहतसाब को रोका नहीं गया, सिर्फ ये कहा गया है कि जो आम कानून है उसी के हवाले से मिसेज ईसा से मामला किया जाए, उनको नोटिस दे, जो मजाज अफसर है और बात को आगे चलाएं। एक छलांग मारकर ये अखज़ कर लेना कि ये तमाम मामला जस्टिस ईसा की जात से मुताल्लिक है, जो प्रॉपर्टियां खरीदी गई वो जस्टिस ईसा की दरहकीकत प्रॉपर्टियां हैं, जो मिसेज ईसा ने अपना जवाब दिया या दे सकती हैं अगर उनको नोटिस आए अपनी ज़रूरी आमदन के हवाले से, जो बैंक से ट्रांसफर पैसे हुए कराची से लंदन, वो तमाम मामला जो है तवज्जो तलब है। लेकिन आम कानून के तहत टैक्सेशन ऑफिसर की सतह पे ये सरेदस्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला नहीं बनता। ये रिव्यू के फैसले का मैं समझता हूँ हासिल है और इसको अगर सामने रखें तो किसी तरह भी एहतसाब को रोका नहीं गया, किसी तरह भी कानून के अमल को रोका नहीं गया, वो अमल चलेगा और उसके नतीजे में अगर कोई बात सामने आती है और उंगली अगर फिर जस्टिस ईसा की जानिब उठती है तो उसका जो भी कोई मंतकी अंजाम है वो होगा। अगर सलमान साहब, इनफैक्ट अगर ये कंट्रोवर्सी इस तरह बरकरार रहती है, अगरचे हम कह सकते हैं कि फैसला आ चुका है, अब रिव्यू पिटीशन भी हुकूमत की जानिब से जो गई थी सदर पाकिस्तान की जानिब से, उसको भी इंटरटेन नहीं किया गया, लेकिन 2023 को ज़्यादा दूर नहीं और कहा जाता है कि काजी फाइज ईसा साहब इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। तो इस सारी कंट्रोवर्सी को देख के फ्यूचर सिनेरियो के बारे में आप क्या कहेंगे? फिर अदलिया और आला तरीन अदलिया उनके चीफ जस्टिस के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन मार्क बाकी रहते हैं, तो क्या हम समझें कि ये जाहिर है सेलिंग होगी? ये कोई मिसाली सूरत हाल तो नहीं है। ये हुकूमत जो है एक आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस के हवाले से ऐसे तासुरात रखे, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं मखसूस हल्कों की जानिब से एक यलगार है, एक मुहिम चल रही है, तो ये यकीनन बदकिस्मती है हमारी और ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कानून का जो एक दायरा है और जो कानून में दिया गया राय अमल है उससे इनहराफ करें और खौफजदा हो जाएं, डर जाएं और एक मुअज़्ज़िज़ जज को उसके ओहदे से या उसके हुकूक से महरूम कर दें, ये जायज़ नहीं होगा। हमें ठीक है एक सियासी चपकलश है, उसका सामना करना होगा, लेकिन जो कायदा और कानून है उस पर कायम रहना होगा। सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सलमान अकरम राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, रहिएगा हमारे साथ। फैक्ट दो राय बात करेंगे जो पंजाब और सिंध की हुकूमतों के बीच एक तरह से कशीदगी देखने को मिल रही है। अब सूबा सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कुछ देर से वाज़ेह बयानिया है कि मरकज़ और पंजाब हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को सामने नहीं रख रही पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, बल्कि सिंध के जो इरिगेशन मिनिस्टर हैं सियाल साहब, उनका तो ये तक भी कहना है कि जब भी मैं सिंध के पानी के एलोकेशन की बात करता हूँ तो उसके बाद ही मुझे हुकूमत वक्त की नज़र किया जाता है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के नोटिस मुझ पर आते हैं। और इसमें हमने देखा कि सेनेट में चाहे शहरी रहमान साहिबा हों, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नुमाइंदे और जो वज़ीर इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन हैं डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, उनका भी यही कहना था कि ये बयानिया ज़्यादा दुरुस्त नहीं। अब इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अरशद अब्बासी साहब, ही इज़ एन एडवाइज़र टू द सस्टेन डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट। उनके कॉलम्स भी डॉन में आते हैं बेतहाशा,
दिलचस्प। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। ये बताइएगा सर, जो सिंध हुकूमत का कहना है कुछ देर से कि आपको इस मसले को हल करना है और सिंध सूबे को जो पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, एलोकेट किया जा रहा है, वो कम है और जो पीटीआई हुकूमत ने लाहे अमल तय किया है उसमें मजीद कमी देखने को मिलेगी, क्या राय रखते हैं सर? असद, मेरे ख्याल में ये जो सिंध का पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें एक वेट है। वो वेट इसलिए कि थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा कि सिंध पंजाब की जो डिस्प्यूट है ये नई नहीं है, ये तकरीबन 80-90 ईयर्स से, उस वक्त जब ब्रिटिश राज में जब बैराज बनने शुरू हुए। बट एनी हाउ टू कंक्लूड दिस ऑल डिस्प्यूट 1991 में एक वाटर अकॉर्ड हुआ था जिसमें ये फैसला हो गया था कि चाहे पानी 100 MF हो या 200 हो या 150 हो, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला ये होगा 48% पंजाब, 40% सिंध, 8% जो है वो KPK एंड 3% या 4% बलूचिस्तान। इस वाटर कार्ड मेरे ख्याल में बड़ा हिस्टोरिकल वाटर कार्ड था। ये जिस तरह इंडस वाटर ट्रीटी है, इसी तरह वाटर कार्ड को अगर मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ वाटर्स मैनेजमेंट देखूं तो इट्स ए मॉडल। थोड़ा सा मेरा प्रैक्टिस का एक एक्सपीरियंस चाइना में भी है और सेंट्रल एशिया में भी है, थोड़ी सी गिफ्ट्स में भी है, तो हमारे वाटर कार्ड को बड़ा परफेक्ट देखा जाता। अब इशू था कि इसका क्या मैकेनिज्म हो, इसकी इन्फोर्समेंट का। तो आप दोनों की इत्तला क्लियर है कि मैं थोड़ा सा आई विटनेस भी हूँ कि 2004 में जब एक टेलीमीट्री यानी रियल टाइम मॉनिटरिंग का एक मैकेनिज्म लगाया गया 360 मिलियन, जिसमें मेरे आपके सबके पैसे थे, उसमें क्या था, बंगला, तरबेला, बराला और बारसिक, जहाँ से पानी हमारा इनफ्लो आता है और आगे जो डिफरेंट बैराजेस में कनाल में राइट लेफ्ट जाता था, इसकी एक रियल टाइम मॉनिटरिंग। और इसका क्या था, वेब बेस्ड इंटरफेस था, यानी आप लैपटॉप चाहें कंप्यूटर चाहें बिल्कुल इससे हो सकता था। ये नहीं हो सकता और इसकी रीजन मुझे बड़ी तलखी से बतानी पड़ती है, वो ये है कि इसका का स्ट्रक्चर ऐसा कि यहाँ पे जो मेंबर हैं चारों सूबों के होते हैं, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब एंड KPK। ये नॉर्मली सेक्रेटरी इरिगेशन या चीफ इंजीनियर इरिगेशन होते हैं। ये सच्ची बताऊं कि अपनी लाइफ प्रोफाइल को एग्जॉस्ट करके आते हैं। यहाँ एक ऑपरेशनल स्टाफ है 4-5 बंदों का। मैं आपके प्रोग्राम में एक बात डिस्क्लोज करूंगा कि उस वक्त एक सीमन यंग इंजीनियर था जो ये जिन्होंने इंस्टॉल किया था, कहा सर ये टेलीमीट्री कभी नहीं चलेगी, बिकॉज देयर इज वन गाय हियर, वो बातें, वो सारी चीजें अपने हाथ में रखना चाहता है एंड आई थिंक उसका लेवल का असिस्टेंट था और ये कभी भी नहीं चलेगी। आप यकीन करें ऐसे ही हुआ कि वो टेलीमीट्री नहीं लगी, इसलिए डिस्प्यूट है, इसलिए ऐसा इशू है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे नेबर में, आप मुझे बताएं, मेरे पास ये मोबाइल है, आपको किस डैम का डाटा चाहिए, ईस्ट पंजाब में, हरियाणा में और वहां पे राजस्थान में, कर्नाटका, उनके भी डिस्प्यूट है, लेकिन रियल टाइम डाटा है। और अब ये और आसान हो गया, अगर हम मोबाइल के जरिए हम करना चाहें, अब तो ऐप्स आ गए हैं, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि ये हो रहा है कि मुझे एक बड़ी रेडिकुलस स्टेटमेंट आज पता चली है पंजाब के इरिगेशन मिनिस्टर की, कि हम इसमें 3-4 इंटरनेशनल एक्सपर्ट डालेंगे। यार तुम इंटरनेशनल एक्सपर्ट कितने डालोगे? देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन मशीन, कंप्यूटर एंड ह्यूमन बीइंग। इमरान खान सब क्रिकेट की मिसाल देते हैं। देखिए जब थर्ड अंपायर आ गया, रिव्यूज आ गए, तो क्या है, आप रियल टाइम देखते हैं कि ये देखिए ये आउट हुआ था या नहीं हुआ था। या मुझे बताइए, आप दोनों इस वक्त टेलीविजन में बैठे हुए, आपकी रियल टाइम में टेलीकास्ट होगी, कहाँ ये कहाँ रेडियो। तो फंडामेंटल इश्यूज पूरे डिस्प्यूट का ये है कि हमने वो टेलीमीट्री डब्बू में बंद पड़ी, वो 2 महीने की पड़ी है, $360 मिलियन की। और यकीन करें जी, मैं आपको एक और प्रोग्राम डिस्क्लोज कर दूं, मैं अभी 2 साल लैब में लगा के आया हूँ, मुझे भूल गया है, मैं एक्सपर्ट लगा के, मुझे भूल गया है, मैं माफी चाहूंगा आपसे। मुझे सबसे पहले वहां पे ये रेफरेंस बनाना चाहिए था कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने सूबों को, भाइयों को आपस में लड़ा दिया, जब शेयरिंग का फार्मूला था। हाँ, अलबत्ता ये भी आपको बात बता दूं कि एज ऑन टुडे 28 मई 2021 में जो फ्लो है इंडस तरबेला के ऊपर, वारसिक या इसके ऊपर बराला या मंगला, मैं एक एग्जांपल कोट करूं, तकरीबन 1 लाख क्यूसेक था इनफ्लो तरबेला पे, जो आज 50 आ रहे हैं, यानी 50% रिड्यूस है। ये फ्लोज कम है, लेकिन
इतने भी कम नहीं है कि एज ऑन 28 मई 2018 को इससे भी कम थे, यानी इससे भी ऐसे हुए। और मैं आपको ये भी बता दूंगा अरशद साहब, मैं जरा बिल्कुल ठीक है इस पे जी शराय साहब जी अब्बासी साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि अगर इस वक्त सूबे टेलीमिलिट्री सिस्टम लगाने पे भी मुखलिस नहीं है, ऊपर से कहा यह जा रहा है कि चारों दरियाओं में जो पानी का फ्लो है उसमें भी कोई 45% 50% कमी आ गई है, रिजर्वायर हमारे पास बड़े कम हैं, तो सर पानी अगर नहीं है तो ये तो एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारी तो मईशत का ज़्यादातर दारोमदार है ही ज़राअत पे, और आगे जाके तो पता नहीं हम बड़ा एग्रेसिव किस्म का एग्रीकल्चर प्लान भी लेके आ रहे हैं। फ्यूचर सिनेरियो बनने क्या जा रहा है, फिर आपको लग क्या रहा है सर, करना क्या चाहिए सारे मसले को हल करने के लिए? आपने मुझसे बात की है तो मैं आपके सामने सच बात कहूँ कि पूरी दुनिया में, इवन हमारे नेबर कंट्री में, मैं आपको सच बताऊँ आज से सिर्फ 1 महीना पहले मैं उनके आर्मी चीफ की स्पीच सुन रहा था, उसमें वो क्या कह रहे थे, वो कह रहा था कि देखें हमारी जो कन्वेंशनल सिक्योरिटी की डायमेंशन तब्दील हो गई है, अब वाटर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी, दे आर सबसेट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। हमें ये डायमेंशन तो हमारे यहाँ पे ली ही नहीं गई है कि क्या वाटर जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, जहां आप लोग ही प्रोग्राम करते हैं कि जी अब आटे चीनी का रेट का भाव क्या है और पानी कम होगा तो क्या ख्याल है कि वीट की अगले साल या जितनी भी हमारी राइस हमें मिलेगा क्या हमारी एक्सपोर्ट होगी। इस वाटर सिक्योरिटी के ऊपर ओवरले है फूड सिक्योरिटी, और उसके बाद फिर एनर्जी, कितनी हाइड्रो पावर कम जनरेशन हो रही है, इसके ऊपर हमारे जैसे मुल्क में बातें होती हैं, डिस्कशन होती है। आपके सामने 2 सियासी बंदे या 3 आ जाएंगे, जैसे मेरे अभी पिछले प्रोग्राम में, तो वो आपस में लड़ेंगे, हार्टी डिबेट होगी, कोई सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा। एक ये बताऊं कि हिस्टोरिकली फ्लोज, जैसे मैंने बताया कि आज के जो फ्लोज हैं, क्योंकि मैं रियल टाइम डाटा थोड़ा सा दोस्त हैं वापडा के मुझे देते, मैंने आज डाटा लिया 2012 में और 2018 में, एज ऑन आज की बात कर रहा हूँ, यानी 28 मई का, ये फ्लो 2012-18 में कम थे। यानी देखें फ्लो कम भी हुए तो सूबे, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला है तो भाई भी ऐसे हैं, वो कहते हैं अगर एक रोटी है तो बांट लेंगे, फार्मूला क्या है? असल इशू हमारे यहाँ उस फार्मूला की जो वाटर कार्ड था 1991 का, उसकी इम्प्लीमेंटेशन या मैकेनिज्म नहीं है। देखिए आज के दौर में आप दोनों देखें, आप दोनों बड़े वाइब्रेंट टेलीविजन को डील कर रहे हैं, कौन डील करता है कि एक प्रेस रिलीज में हुआ जी इतना फ्लो, इतना 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 फ्लो है, जबकि मैं आपको भी लिंक भेजता हूं, अभी आप इंडिया डैम, बाकरा, पौंग, सबके महाराष्ट्र के, उनके नर्मदा रिवर के पर, हमारे हमसाए में आप लाइव डाटा देखें, नो डिस्कशन, नो डिबेट। पानी कम है तो जैसे भाई सब्र शुक्र कर लेते हैं, कम है, जैसे ये जो फ्लोज हैं ये इंडिया में भी ऐसे, वहां टेलीमीट्री है, वहां राजस्थान और पंजाब के दरमियान या हिमाचल प्रदेश में नो डिबेट, नो डिस्कशन, एक ही वाटर शेड है। देखें वतन सतलज है, ब्यास है, रावी हमारे पास ये है। मैं आप दोनों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सियासी बंदों को कोई सीरियस डिबेट लें। ये अभी इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि मैं एक और आर्बिट्रेशन यहाँ बैठाऊंगा या 4-5 न्यूट्रल एक्सपर्ट बैठाऊंगा। अब्बासी साहब क्योंकि आपने ये जरा एक इंटरेस्टिंग ये नुक्ता उठाया, जरा सुन लेते हैं सर। मोहसिन लगारी साहब, आपकी इजाजत के साथ, मोहसिन लगारी ने क्या कुछ कहा पंजाब हुकूमत से, पंजाब काबीना से उनका ताल्लुक है। ही हैड सम इंटरेस्टिंग थिंग्स टू से अबाउट दिस सब्जेक्ट। जी जरा सुना दें जरा। जो मॉनिटरिंग और देखभाल है इसके अंदर भी न्यूट्रल अंपायर्स हों, क्योंकि जब भी इरसा ने जब भी जाके मॉनिटर किया है कि सिंध के अंदर किस तरह पानी की सूरत हाल है, एक दफ़ा नहीं बारहा ये चीज़ें हुई हैं, तो वहाँ पे जाके नोट किया गया है। तो हमारे सिंध वाले भाई अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके पास जो पानी आ रहा है उसको कम वो जाहिर करते हैं। मेरे ख्याल में वो गलत बयानी कर रहे हैं। आदाद शुमार जो हैं उसके सामने मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो 39% कहते हैं कि पानी उनका ज़मीन में चला गया या बुखारात बन के उड़ गया, जबकि पंजाब जिसका उनका 600 मील का निज़ाम है और हमारा 2600 मील का निज़ाम है। इस 2600 के अंदर जो है तकरीबन 8% कम हो रहा है पानी, और उनके 600 मील के अंदर 29%। तो ज़रा थोड़ी आदाद व शुमार का कोई कमी बेशी है। अच्छा अब्बासी साहब, कोई नहीं कह रहा कि अंडर रिपोर्टिंग कोई मसला नहीं है या इसको दुरुस्त नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरह इस मौजू को फ्रेम किया जा रहा है, पंजाब एक तरफ, सिंध एक तरफ, और ये कहना कि जी इसमें भी थर्ड अंपायर्स होने चाहिए। सर ये एक फेडरेशन है
और सूबों के आपस में जो भी ताल्लुक हैं वो आपको पता है पेचीदा होते हैं, हसास होते हैं। तो एक तो इस तमाम इशू को फ्रेम कैसे किया जाए, और दूसरा क्या लगारी साहब की बात में वजन है, अगर वजन है व्हाट वुड बी द बेस्ट वे आउट? कोई जॉइंट मैकेनिज्म बनाया जा सकता है, या जो थर्ड अंपायर की बात की जा रही है ये क्या प्रैक्टिकल है? क्योंकि मेरे ख्याल से आप जरा उस डायरेक्शन आ रहे थे अपनी बात में। मैं इनसे कहीं पहले इंटरेक्शन हुई थी तो शायद वो पहले भी कहा था कि ये क्रिकेट नहीं है, ठीक दिस है, इज अ डिफरेंट गेम, ये डिफरेंट है। आप देखें मॉडल क्या चल रहा है, नाइल बेसिन के ऊपर 9 कंट्रीज है, 9 कंट्रीज वहां पे किस तरह वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, रियल टाइम मॉनिटरिंग है। और अब इस दौर में देखिए रहीम और इफ्तिखार साहब, मेरे हाथ में ये मोबाइल है और 6 ऐप्स हैं, और पाकिस्तान में तकरीबन 91% टेलीफोन कवरेज है। मैं अगर इंटरेस्ट हूँ, आज चाहूँ या आप दोनों चाहें, तो ये देखिए, ये मेरे पास चाय का कप है और ये गेज होती है साथ। इट्स नॉट वेरी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने गेज की रीडिंग चेक कर, ये रीडिंग को ऑनलाइन करना है, इट्स नॉट विद साइंस। साहब क्योंकि हमारा इधर ही सर, क्योंकि वक्त काफ़ी कम हो, इसी पर इजाज़त लेनी होगी। अरशद एच अब्बासी साहब, एडवाइज़र सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। और जैसे आपने सुना, ना तो इस मसले को वो तरजीह दी जा रही है पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स में, लेकिन इसमें मीडिया का भी काफ़ी ज़्यादा कसूर है कि एक ऐसा मसला जो कि 2-4 साल पहले सुबह से रात उस पर रिपोर्टिंग की जाती थी, एक बार फिर ना सिर्फ उस पर कोई रोशनी नहीं डालता, लेकिन उसके हल पे भी ना उस तरह की तवज्जो दी जा रही है जो कि देनी चाहिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें, कल तक खुदा हाफ़िज़।